नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज की खास क्लास होने वाली है आपके लिए। बहुत ही जो है कि क्लास कह सकते हैं कि खास होने वाली है, क्योंकि इसमें आपका जो बता दें क्लास 6 to 8 का आपका जो है जियोग्राफी आपका कवर किया जाएगा आज के पूरे वीडियोस में। तो दोस्तों, वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा। और जिसको भी दोस्तों जियोग्राफी का आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो दोस्तों वीडियोस को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास सीधे सीधे जो है कि पीडीएफ बता दूं तो आपको वीडियोस के लिंक में आपको मिल जाएगा, जहां से आप जो है कि सीधे सीधे से जो है कि इस वीडियोस के नोट्स को आप परचेज कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है लास्ट के टाइम में, रिवीजन के टाइम में। तो दोस्तों, कम से कम आप ये तो कर ही सकते हैं कि वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैनल होने वाला है। तो इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हैं। आपके लिए मैं पूरा का पूरा जो है कि हिस्ट्री की बात करें, जियोग्राफी की बात करें, सिविक्स की बात करें, ये सारे नोट्स जो है कि आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल कराऊंगा। बस आपको करना क्या है कि वीडियोस को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद आपके पास सारे के सारे जो है कि ये नोट्स जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे वीडियोस के लिंक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें जो है कि पूछी गई हैं। तो ये रहा दोस्तों, जो पहला चैप्टर आप देख पा रहे हैं, ये क्लास 6 का सौर मंडल में पृथ्वी, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो चलिए, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पूर्णिमा। पूर्णिमा का नाम सभी लोग सुने होंगे दोस्तों, अपने घरों पे सुने होंगे कि पूर्णिमा है आज या अमावस्या है, इस तरीके से। तो पूर्णिमा होता क्या है? तो पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी जो चंद्रमा पूरा दिखता है जिस दिन, उसी दिन को पूर्णिमा कहते हैं। यानी यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जिस दिन रात को चंद्रमा जो है कि पूरा गोल दिखाई देता है, उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है। अगली बात आती है अमावस्या की। तो 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यानी जिस दिन पूर्णिमा दिखती है उसके ठीक 15 दिन जो है कि अमावस्या होती है। यानी उस दिन जो है पूरा रात को अंधकार होता है। उस दिन चंद्रमा जो है कि आपको आकाश में नहीं दिखता है, पूरा का पूरा अंधेरा रहता है। तो यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या उसको कहते हैं, उस रात को। अगला जो पॉइंट आ जाता है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है? तो सूर्य, चंद्रमा व वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सभी चीज़ें जो आपको रात में जो चमकती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है, आसमान में, वो सभी चीज़ें क्या हैं? तो वो खगोलीय पिंड हैं। ठीक है। यहाँ पर दिया है जैसे कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से क्या होते हैं? बने होते हैं। जो खगोलीय पिंड होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके पास क्या होता है? अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जो ऊष्मा उनके पास होता है, वो प्रकाश होता है, वो उसे क्या करते हैं? बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उत्सर्जित होते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तो नक्षत्र मंडल तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी आप आकाश में तारे निश्चित रूप से देखे होंगे, तो तारों को जोड़ करके देखते होंगे। कभी कभी जो है कि क्या है कि बहुत सारी आकृतियां बनती हैं, कहीं जानवरों का चित्र दिखता है, तो इस तरीके से कोई शेप बना हुआ दिखता है, तो उसी को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। दिया है कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और बियर या सप्तऋषि, यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, जिसमें कि कितने तारे हैं? तो 7 समूह का तारा है। कौन? बियर या सप्तऋषि जिसको बोलते हैं। चलिए देखिए, ध्रुव तारा क्या होता है? तो ध्रुव तारा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, अतः कह लेते हैं ध्रुव तारे से जो करते थे। ध्रुव तारा कहाँ पे दिखता है? तो हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर वही चीज़ नीचे दिया है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा या उत्तरी दिशा को बताता है। यानी जो ध्रुव तारा होता है, ये उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रह। तो ग्रह क्या होते हैं कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। उसी की बात की जा रही है। अभी खगोलीय पिंडों में हम देखें कि उनकी अपनी स्वयं की प्रकाश होता है, स्वयं का ऊष्मा होता है, जिसे वे उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। वहाँ पर उन लोग को, बहुत सारे लोगों को डाउट हुआ होगा, तो यहाँ पर आ जाइए, उस डाउट्स को क्लियर कर देते हैं कि जो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊर्जा नहीं होता है, वे क्या होते हैं? तारों की सहायता से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे पिंड जो है कि क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है।
ऐसे ही पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा नहीं होती है, अपना प्रकाशन नहीं होता है। उसके बाद देखिए खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं, तो खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो इस वजह से उसको जो है कि प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि उसका अर्थ होता है, और ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि जो ग्रह है पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा। कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, बिल्कुल बात सही है। वह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, यानी पृथ्वी के नज़दीक का सबसे तारा कौन है, तो सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की चमकती हुई प्रतीत होती है। यह चंद्रमा सी प्रतीत की तरह चमकती हुई प्रतीत होगा। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। यानी ये बोला है कि सूर्य जो है चंद्रमा की तरह ही चमकता हुआ क्या होता है, हमको प्रतीत होता है दिन में देखने पर। और यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, कौन, पृथ्वी। और सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा जो है कि ग्रह है सबसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपग्रह क्या होता है। उपग्रह के बारे में, तो उपग्रह क्या है, तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, जो कि इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। यानी कह लीजिए कि पृथ्वी का जो उपग्रह है वो क्या है, तो चंद्रमा है, और यह एक प्राकृतिक उपग्रह है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सौरमंडल, तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, इनका पिंड मिलकर क्या बनाते हैं, तो सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। तो सूर्य, हमारे 8 ग्रह, कुछ उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड और जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड जो है मिलकर के क्या बनाते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द कैसे आया है, उसका कैसे निर्माण हुआ है। तो बात करते हैं जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी एक क्या है, अंग्रेजी शब्द है, और यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। पृथ्वी का विवरण यानी कि जियोलॉजी। पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं, जियोलॉजी। पृथ्वी का विवरण जियोग्राफी। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, और जियोइड मतलब पृथ्वी के आकार का अनुरूप। तो ये सभी अलग अलग थोड़े से दिए हुए, यहाँ से अलग है, फिर यहाँ से अलग है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ से। पहला पॉइंट ये है कि जियोग्राफी यानी पृथ्वी का विवरण, जियोलॉजी यानी पृथ्वी के अध्ययन, जियोमेट्री मतलब पृथ्वी का मापन, और जियोइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए सूर्य के बारे में। तो सौर परिवार का मुखिया क्या है, सूर्य है, बिल्कुल बात सही है। तो सूर्य जो है सौर मंडल के कहाँ पर है, तो केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। तो सूर्य किससे बना है, गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। यानी जो इसका खिंचाव है, इसका जो कह सकते हैं जो बल है, वो क्या करता है, सौरमंडल को बांधे रखता है, उसके बाहर जाने नहीं देता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी पूरे सौरमंडल का जो स्रोत है ऊष्मा का, वो क्या है, तो सूर्य है। और सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर कितना है, दूरी है इसकी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, किस तरीके से उनका जो क्रम है वो दिया गया है। तो पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और तथा नेपच्यून। तो ये जो है कि सभी ग्रह दिए गए हैं। मंगल इसमें छूट गया शायद। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद मंगल होगा, उसके बाद बृहस्पति होगा। ठीक है, इसमें छूट गया है, यहाँ पर आपका मंगल होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, जो जिस पे चक्कर लगाते हैं वे कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए अगले पॉइंट पे। तो प्लूटो भी ये ग्रह माना जाता था, यानी पहले माना जाता था, परंतु अब नहीं। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक यानी अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी उनको ग्रह में न शामिल करके बौने ग्रह में जो है कि शामिल कर दिया गया, उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया सन 2006 में। चलिए अगले पॉइंट देख लेते हैं, भूभाग क्या होता है। तो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को क्या कहते हैं, भूभाग कहा जाता है। किसको,
पृथ्वी को, यानी पृथ्वी जो है हम कहते हैं कि गोल है, तो पृथ्वी जो है दोस्तों अक्सर गोल जो है कि वास्तव में गोल है नहीं। ये क्या है, कुछ इस तरीके से है, जैसे कह सकते हैं इस तरीके से है, यानी कि बीच में थोड़ी उभरी हुई है और किनारों पर जो है चपटी है। ठीक है, ये क्या है, चपटी है। तो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसे, इसके आकार को क्या कहते हैं, भूआब कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि भूआब जो है पृथ्वी को भूआब कहने का कारण क्या है। तो इसका कारण यह है कि यह ध्रुवों के पास क्या है, थोड़ी चपटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी का जो 3 भाग है वो पानी से ढका हुआ है, और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है कि नीली दिखाई पड़ती है, और इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, और वो उसका नाम क्या है, तो वह चंद्रमा है, और इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। बात समझ में आ रही है। 1/4 का मतलब कि अगर मान लीजिए कि पृथ्वी का व्यास की जो है कि 100 है, पृथ्वी का व्यास क्या है, 100 है, और व्यास यह है, तो उसका जो व्यास है चंद्रमा का वो कितना है, सिर्फ आपका 25 है, यानी 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है नील आर्मस्ट्रांग से, कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा। उसके बाद प्रकाश की गति लगभग कितने किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगभग लगता है। ठीक है, उसके बाद मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। मानव निर्मित उपग्रह एक क्या है, कृत्रिम पिंड है, और यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, जैसे इनके नाम दिया है, इनसेट, IRS, उसके बाद एडुसेट इत्यादि हैं। देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन एडुसेट से पूछा गया है कि एडुसेट का क्या अभिप्राय है, ये जो एडुसेट है क्या, तो यह क्या है, एक मानव निर्मित उपग्रह है। इससे क्वेश्चन बना है दोस्तों, एग्जाम में ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है, तो 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है, और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से आप देखिए, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा गया है कि चंद्रमा से, यानी हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई क्यों पड़ता है पृथ्वी से। तो इसका यही कारण है कि जो चंद्रमा होता है वो अपना जो एक चक्कर पूरा करता है, यानी पृथ्वी का, तो वो एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ वो अपने भी धुरी पर क्या करता है, उतने ही दिन में एक चक्कर वो अपने धुरी पर भी घूम जाता है। इसी वजह से जो है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो ये ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट कर क्या हो गए, अलग हो गए। ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी ग्रहों के अलावा कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो ग्रहों से ही अलग हुए हैं, तो वो भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और वैसे उन्हीं को क्या कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला, उल्का पिंड क्या होते हैं। तो उल्का पिंड क्या होते हैं, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो आकाश गंगा कहते हैं। ये भी चीज़ ध्यान देना है। और हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का क्या है, एक भाग है। ठीक है, यानी हमारा जो एक सौरमंडल है इस आकाश गंगा का एक भाग है, और लाखों तारों के एक समूह को आकाश गंगा कहते हैं। आपको ध्यान देना है। इस तरीके से आकाश गंगा में बहुत सारे क्या हैं, सौरमंडल या फिर और भी मंडल होंगे। तो लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो कितनी प्यारी बात है, और कितनी जो है कि सोचनीय बात है दोस्तों, कि हमारा जो सौरमंडल है वो आकाश गंगा का एक भाग है, और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण कर सकती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड जो है कितना बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब ग्रहों के बारे में थोड़ा सा, तो बुध के बारे में देख लीजिए। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन में, सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है। यह सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसको 28 दिन लगते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है शुक्र। शुक्र के बारे में, तो यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। ठीक है, सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं, यानी बहन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो भार और साइज है वो लगभग पृथ्वी के ही बराबर है, इस वजह से इसको जो है पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों को ओर जो है एक परिक्रमण करने में इसको 255 दिन लगते हैं। अगला पॉइंट है मंगल ग्रह। मंगल के ग्रह के बारे में जान लीजिए। तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको 687 दिन का समय लगता है। अगला पॉइंट आ जाइए बृहस्पति के बारे में। तो यह सौर मंडल का सबसे जो है कि बड़ा ग्रह है और इसका उपग्रह गैनीमीड है और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको 12 साल का समय लगता है। अगला पॉइंट है शनि। तो शनि के बारे में, तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है और यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29 साल का समय लेता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अरुण के बारे में। तो अरुण यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इनकी खोज 1788 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसका उपग्रह टाइटेनिया है और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको 84 साल का समय लगता है। अगला पॉइंट देखिए, तो इसमें थोड़ा सा दिया गया है वरुण के बारे में। ठीक है, तो वरुण जो है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है और इसका उपग्रह ट्राइटन है और सूर्य के चारों ओर जो है एक चक्कर लगाने में इसको 164 साल का समय लगता है। और पृथ्वी के बारे में फिर दोबारा नीचे दिया है कि पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश जो है कि झुका हुआ है। उसके बाद यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और एकमात्र इसका उपग्रह चंद्रमा है। और पृथ्वी का व्यास कितना है, तो 6371 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है ग्लोब के बारे में, ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। चलिए अगला पॉइंट देखिए। तो हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, दिखाया जाता है ग्लोब पर देशों को, महाद्वीपों को और महासागरों को उनके आकार में ही दिखाया जाता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि ग्लोब हमारा कुछ इस तरीके से होता है और इस तरीके से जो है कि होता है, तो इसकी बात कर रहा है। ये जो सुई है इसको क्या कहा जाता है, तो अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु होते हैं जिनसे होकर सुई गुजरती है। बिल्कुल बात सही है। देखिए इस पॉइंट की बात की जा रही है कि यहाँ पर और यहाँ पर ये दो पॉइंट हैं, इन्हीं दो पॉइंट से होकर सुई ये गुजर रही है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, तो ये ध्रुव कहते हैं। एक उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है, यानी ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में काटती है, यानी इस तरीके से एक रेखा जाती है, उसको विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। यानी ये ऊपर वाला जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। ये चीज़ आपको जानना है। अगला पॉइंट देखिए, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं। उसके बाद दिया है विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, जो विषुवत वृत्त होता है, जैसे कि ये आपका ग्लोब होता है, ये आपका इस तरीके से ग्लोब होता है, तो इसमें क्या दिया है कि विषुवत जो वृत्त होता है, यानी ये जो है ये क्या है, तो ये आपका 0 डिग्री को दिखाता है, यानी शून्य अंशांश को दिखाता है। और ये जो है ये अक्षांश रेखाएं हैं जो ऊपर नीचे इस तरीके से खींची गई हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। बात की जा रही है इसको कि ये जो रेखाएं हैं ऊपर वाली, इनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं और नीचे वाली सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अक्षांश समानांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा
ये 23 डिग्री आपको ध्यान देना है, यानी इस तरीके से आपका ग्लोब है। तो ये भूमध्य रेखा और इसके ऊपर जो है कि यहाँ पर मान लीजिए 23 डिग्री पे, तो ये जो है आपका कर्क रेखा होती है, जो ये भी चीज़ है कि आपके भारत के बीच से होकर गुजरती है। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उसी तरीके से 23.5 पे आपका है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो है कि पास करती है। उसके बाद विषुवत वृत्त इसके ठीक ऊपर जो है कि जाता है, जो 66.5 डिग्री पे होता है। उसके बाद विषुवत वृत्त के नीचे जो है कि ये फिर उसी तरीके से दक्षिण ध्रुव में दक्षिण ध्रुव वृत्त होता है, जो 66 डिग्री पे जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। उसके बाद पृथ्वी के ताप कटिबंध, देखिए सबसे पहला उष्ण ताप कटिबंध क्या होता है, तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये आपका जो क्या है 0 डिग्री है। उसके बाद ये क्या बोला है आपका कि मकर रेखा, यानी ऊपर जो है कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, तो इनके बीच में जो है बात कर रहा है कि सूर्य जो है आपका एक बार जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, यानी सूर्य जो है इनके ऊपर एकदम ठीक जो है सीधी तरीके से चमकता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। बिल्कुल सीधी इस पे जो है कि सूर्य की जो रोशनी पड़ती है इन क्षेत्रों में बिल्कुल सीधे पड़ती है, और इसलिए यहाँ पे गर्मी अधिक होती है, अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी वजह से इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उष्णताप कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए शीतोष्ण कटिबंध। तो अब देखिए अगर हम बात करें कि जो आपका बीच वाला भाग था ये आपका हो गया, अगर इस तरीके से बीच वाला भाग क्या हो गया, ये आपका उष्ण कटिबंध। तो इसके ठीक ऊपर वाले भाग दोनों तरफ को मिला लें तो इसको कहते हैं शीतोष्ण। इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। जैसा कि दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा, तो ये आपका उत्तर में क्या हो गया कर्क रेखा और नीचे दक्षिण में मकर रेखा, एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। तो यहाँ तक सूर्य सीधे चमकता है तो इनका तापमान अधिक होता है, पर ये बीच वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे जो है इनका जो तापमान होता है ये थोड़ा सा इससे लो होता है, इससे कम होता है। तो इन वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका शीत कटिबंध। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, यानी इसकी बात की जा रही, जो ये वाला पॉइंट बच रहा है और नीचे इसकी बात की जा रही, तो इन दोनों भाग को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, यानी शीत कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण नहीं। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें याद रखना है, बीच वाले भाग को उष्ण कटिबंध, उसके ये वाले भाग को फिर शीतोष्ण, और उसके बाद वाले पे आपका शीत कटिबंध आता है। ठीक है, तो पता चल गया आपको, यानी यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, इस वजह से जो है यहाँ पे ठंडा होता है, शीत मतलब ठंडा। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए देशांतर। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। अभी आप अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़े, तो वो अक्षांश रेखाएं इस तरीके से समानांतर थी। वो किस तरीके से थी, इस तरीके से समानांतर थी। अब बोल रहा है जो ध्रुवों को मिलाने वाली, ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो इनको जो मिलाने वाली इस तरीके से रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हीं रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया है कि देशांतर को अंशों में मापा जाता है। ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनको अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंश को क्या किस में विभाजित किया जाता है, तो मिनट को सेकंडों में विभाजित किया जाता है। अक्षांश यानी समांतर रेखाओं से भिन्न देशांतरीय या मात्राओं की लंबाई समान होती है। देशांतर वृत्त जो है कि आपके 360 डिग्री का होता है, यानी यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक पूरा करेगा तो ये कितना हो जाता है, तो 360 डिग्री का होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए यामयोत्तर। तो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा का मध्याह्न रेखा कहते हैं। यानी जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से एक रेखा गुजरती है तो उसको मध्याह्न रेखा कहते हैं। जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित से गुजरने वाली यामयोत्तर को प्रमुख यामयोत्तर कहते हैं। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका मान जो है 0 देशांतर है। इसका मान क्या है, 0 देशांतर है। यानी कि अगर हम बात करें तो इस तरीके से जो है, तो आपका अगर बात करें तो ये जो देशांतर रेखा गुजर रही है लगभग ग्रीनविच इस पे होगी, ये जो ग्रीनविच शहर होगा इस रेखा पे पड़ सॉरी दोस्त, तो इस पॉइंट पे पड़ेगा, इस वजह से ये जो है 0 देशांतर पे है। ठीक है, तथा यहाँ से हम पृथ्वी को 2 समान भागों में, यानी 2 समान भागों में बांट रहे हैं।
इधर यानी पूर्वी भाग 180, इधर का 180 डिग्री बनेगा और इधर का भी 180 डिग्री, और दोनों मिला करके 360। तो इधर को पूर्वी गोलार्ध और इधर को पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं दो बराबर भागों में, ठीक है। और ये जो है देशांतर आपका 0 डिग्री है, और इसी से आपका जो है कि बात करें तो ग्रीनविच शहर इसी पे है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुख्य मध्याह्न रेखा विभिन्न देशों में समय निर्धारित करती है। जो मध्याह्न रेखा है वही क्या करती है, समय निर्धारित करती है। तो 180 अक्षांश पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यानी जो 180 अक्षांश पर स्थित रेखा है उसी को क्या कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं उसको। उसके बाद दिया है कि यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहाँ दिन एक दिन से तारीख बदल जाती है और पूर्वी देश पश्चिम देश से एक दिन या कुछ घंटे आगे चलते हैं। बिल्कुल बात सही है। यानी ये जो पॉइंट है इसी के वजह से क्या है, इधर वाले जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे तो समय बढ़ता जाएगा, इधर जाएंगे तो समय घटता जाएगा। तो इस वजह से जो है कि इधर वाले भाग और इधर वाले भागों में क्या होगा, समय जो देश इस साइड में पड़ेंगे और इस साइड में पड़ेंगे दोनों में क्या होगा, आपको समय का अंतर देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है मानक समय। तो मानक समय क्या होता है, समय को मापने का एक सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी चंद्रमा और एवं ग्रहों की क्या है, गति है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त जो है प्रतिदिन होता है, और यह तो स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे क्या है, अच्छा साधन है। उसके बाद दिया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी जो है कैसे चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूरब में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। यानी कि बात किया जा रहा है इस तरीके से कि ग्रीनविच पे जो भी समय हो रहा है तो इधर वाले जो जितने भी क्या होंगे देश होंगे उनका समय जो है ग्रीनविच पे जो समय हो रहा होगा उससे आगे होगा, और जो पश्चिम में होंगे उनका समय उससे क्या होगा, उतना ही पीछे जाएगा जितना वो दूरी पर होते जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पॉइंट है तो यहाँ का जो समय होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे जैसे जैसे समय इधर इधर देश आगे जाएगा उसका समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इधर आएगा उसका समय घटता जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो इस तरीके से होगा। और उसी वही चीज़ में दिया है कि समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है, मतलब एक चक्कर मार जाती है, अर्थात वह एक घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 4 डिग्री घूमती है। एक घंटे में कितना, एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है और 4 मिनट में 4 डिग्री घूमती है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है। मतलब कह लें तो एक घंटे में यहाँ पर दिया है, ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती दे दिया है कि 4 मिनट में 4 डिग्री घूमती है और एक मिनट में, एक घंटे में जो है 15 डिग्री घूमती है। तो यहाँ पर मत कहने का मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। कितनी, 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। बात समझ में आई, ये गलती हो गया है यहाँ पे। तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, एक घंटे में 15 डिग्री, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। दिया है इस प्रकार समय जब ग्रीनविच से दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के समय सूर्य में समय में पूर्व में क्या होगा, 1 बजा होगा। अब बात समझ लीजिए, यानी 15 डिग्री जैसे ही आगे जाएंगे तो अगर ग्रीनविच रेखा पे क्या हो रहा है, 12 बज रहा है, तो 15 डिग्री जैसे ही जाएंगे तो 1 बजेगा वहाँ पे, और 15 डिग्री आगे जाएंगे तो 2 बजेगा, और 15 डिग्री आगे जाएंगे तो 3 बजेगा। इस तरीके से जो है कि आपका जो है कि समय को मापा जाता है। वही दिया है आगे होगा, और पश्चिम में 11 बजेंगे, मतलब इधर 12 बज रहा है बीच पे तो इधर 1 बजेगा, तो इधर 11 बजेगा। 1 घंटे आगे तो 1 घंटा पीछे, इधर 2 घंटे आगे 2 घंटे पीछे। इस तरीके से जो है कि आप समय का जो है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं शहरों के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का मानक समय। तो भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामित्र माना गया है। इस यामित्र के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय समय मानक समय से जाना जाता है। और भारतीय ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय जो है ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे चलता है। यानी कि अगर कह लिया जाए कि ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे हैं तो भारत में कितने बजेंगे, तो 5:30 बजेंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान देना है, इतना आगे चलता है 5.5 घंटे। तो इसलिए जब लंदन के दोपहर में 2 बजेंगे तब भारत में 7:30 बजेंगे, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक जो समय क्षेत्र है 45 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। यानी एक देशांतर के बीच में कितने का अंतर पड़ता है, तो 15 डिग्री का अंतर पड़ता है। यानी 24 रेखाएं खींची गई हैं, आप समझ सकते हैं, जो 24 घंटे को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा।
तो यहाँ पर दे दिया है कि यहाँ पर सारी चीज़ें कि पूर्व में 12 मानक समय रेखाएं हैं और पश्चिम में 12, तो 12 कितने हो गए, 24 हो गए। उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक जो देशांतर रेखा है वो 1 घंटे को प्रदर्शित करेगी। आप यहाँ से आसानी से जो है कि समय को निर्धारण कर सकते हैं। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं, पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियों में है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। यानी पृथ्वी जो है अपने अक्षर पर जिस तरीके से लट्टू घूमता है, अपने ही जगहों पे कई चक्कर मारता है, तो एक चक्कर जो पूरा करता है तो उसे घूमना क्या कह लेते हैं, तो घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। यानी कि सूर्य है और यहाँ से पृथ्वी ने चलकर फिर यहाँ पर इस तरीके से घूमना क्या कहलाता है, तो परिक्रमण कहलाता है। और एक ही जगह पर घूमना रहकर वो क्या कहलाता है आपका, तो घूर्णन कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। बिल्कुल बात सही है कि गोले के समान है, तो गोले का समान इस तरीके से है, अगर इधर जो है कि सूर्य है तो आधा ही भाग पे क्या जाएगी, रोशनी जाएगी, आधे भाग पे क्या होगा, अंधेरा रहेगा। ठीक है, तो सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। यानी सूर्य अगर इधर है तो इधर का भाग आ गया तो इधर दिन होगा, इधर रात होगी। फिर जब घूमेगी तो इधर इधर दिन होगा, फिर इधर रात होगी। इस तरीके से होता रहता है। ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। देखिए पृथ्वी दिन से क्वेश्चन आया है कि पृथ्वी दिन किसको कहा जाता है, तो ये चीज़ है कि घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यानी जितना समय वह एक घूर्णन करने में लेती है उसी को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी दिन कहा जाता है। और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यानी एक ये डेली का है कि वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो इसी को पृथ्वी दिन कहा जाता है, इसी समय को। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर और कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी एक वर्ष में यानी 365 दिनों में जो है सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। और 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। यानी कि वो 24 घंटे 6 घंटे 24 घंटे जो है कि क्या करते हैं, उसको लगाते हैं और कुछ समय लगता है, तो उसकी वजह से जो बचे हुए समय होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, 4 साल में 24 घंटे में बदल जाते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, यानी साल भर में 6 घंटे अधिक लगते हैं। और इस तरीके से करते करते वो 4 सालों में एक दिन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी वजह से आपका लीप ईयर बनता है, जो कि फरवरी माह में आपका 29 के रूप में जोड़ा जाता है। यहाँ पर लिखा भी है कि इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 क्या होता है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। सामान्यतः एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा गया है, गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद। तो ये ऋतुओं के बारे में है कि आपके जो ऋतु होते हैं 4 होते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और गति की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि ऋतुओं में परिवर्तन जो है कि क्यों होता है पृथ्वी पर। तो ये जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण होता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो उसके बारे पॉइंट दिया है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन व छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इसलिए पृथ्वी पर रात और दिन बराबर कब होते हैं, तो इसे विषुव कहा जाता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है कि रात और दिन बिल्कुल बराबर होते हैं। अगला पॉइंट है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध पर शरद ऋतु होती है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, तो बसंत ऋतु होती है।
अगला पॉइंट देखिए कि 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगला चैप्टर देखिए मानचित्र के बारे में। चैप्टर 4 है मानचित्र। मानचित्र क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह तथा इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या होता है, मानचित्र होता है। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है, तो मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्जिमेंडर और भूगोल के जनक हेकेटियस और व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बाकी आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराया ही जाएगा। तो भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की प्राकृतिक जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, तो भौतिक मानचित्र कहते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँव के विशिष्ट विभिन्न देशों व राज्यों की उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले को क्या कहते हैं, तो राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र वह होता है, कुछ मानचित्र ऐसी जानकारियाँ प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योग आदि के विवरण को दर्शाने वाले चित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, कौन कौन, तो दूरी होती है, दिशा होता है, प्रतीक होता है, यानी दूरी क्या चीज़ दर्शाती है, दिशा क्या है, उसका प्रतीक सिंबल किससे उसको दर्शाया गया है। तो दूरी क्या है कि मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटे मानचित्र के छोटे पैमाने पे खींचे जाते हैं। दिशा क्या होती है, तो अधिकतर मानचित्र पर ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, इस तरीके से बना होता है। ऊपर जो है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व और इधर पश्चिम होता है। तो ये दिशा की बात की जा रही है। उसके बाद प्रतीक है, तो किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न प्रकार जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्ष, रेल को पटरियों तथा कुएं को दिखाना संभव नहीं था, इसलिए वे एक निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं। बिल्कुल बात सही है, यानी किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए एक चिन्ह ले लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आपको बता देते हैं कि ऐसा अगर सिंबल कहीं पर बना है तो मान लीजिए यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे घर है, तो वैसे वैसे वो क्या करते हैं, उसको उसी के अकॉर्डिंग हम मानचित्र में उसको दर्शा देते हैं। रूढ़ प्रतीक क्या होता है कि विभिन्न रंगों का उपयोग हम कर लेते हैं, इसी भी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नील रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वत, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ऐसा आप देखे भी होंगे। नेक्स्ट है कि रेखा चित्र। तो आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है, उसी को क्या कहते हैं, तो रेखा चित्र कहा जाता है। खाका क्या होता है, तो एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, खाका कहा जाता है। यानी एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, खाका कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला चैप्टर देखिए, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या है, तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है और यहाँ मानव जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या चीज़ें हैं, तो भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर मौजूद है जो मानव जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, एक भूमंडल है, दूसरा वायुमंडल है और तीसरा जलमंडल है। भूमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो भूमंडल कहते हैं। और यह जो है भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिससे जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इस भूपर्पटी में क्या होते हैं, जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे कि वे क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, जिसकी उनको ज़रूरत होती है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, एक बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप और तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक जो है भूभाग और दूसरा जल वाला भाग, और जिसको कि हम महाद्वीप कहते हैं भू वाले भाग को, और जल वाले भाग को महासागरीय बेसिन के नाम से जानता है। तो विश्व के सभी महासागर क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहला पॉइंट कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है, तो 8,848 मीटर, इसको आप लोग पहले से जानते होंगे। दूसरा जो पॉइंट है कि विश्व का जो सबसे गहरा भाग है वो प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है और जिसकी गहराई जो है कि 11,022 मीटर है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। मैरियाना गर्त जो है कहाँ पे स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है, जो विश्व का सबसे गहरा भाग है। यानी पृथ्वी पर सबसे गहरा भाग क्या है, तो मैरियाना गर्त है, जो कहाँ पर स्थित है, तो प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है।
अगला जो पॉइंट है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कौन थे? एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नॉर्गे शेरपा। ठीक है, 29 मई 1953 को ये लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उसके बाद तीसरा है कि जापान के जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला बनी थी जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। और भारत की बछेंद्री पाल पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। उसके बाद आ जाते हैं महाद्वीप पृथ्वी के बारे में। तो महाद्वीप जो है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं, आपको याद रखना है। और यह विश्व जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। यह क्या है? महाद्वीप है। यानी कि जो है एक जल राशि के द्वारा अलग अलग हैं, वो क्या है? तो महाद्वीप है, आपको याद रखना है। यानी हम महाद्वीप जो है कि उन्हीं जलों के कारण अलग हैं। ठीक है, अगला देखिए तो महाद्वीप होते क्या हैं, तो उसके बारे में देखिए कौन कौन से महाद्वीप है। तो पहला जो है कि एशिया विश्व का जो है कि सबसे बड़ा जो है कि महाद्वीप है और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और आपको कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पर्वत है जो एशिया को कैसे अलग करता है? तो यूरोप से। तो वो है आपका यूराल पर्वत जो एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यानी अगर जो दोनों को अलग कर रहा है तो वहाँ पे जब जो आसपास की भूमि है जो दोनों को जोड़ रही है, ठीक है, आसपास के अगल बगल से, तो उसको क्या कहते हैं? तो यूरेशिया कहते हैं। दोनों को सम्मिलित भाग को, दोनों का नाम मिला करके क्या रख दिया गया है? यूरेशिया। ठीक है, यूरोप का यूरे और एशिया का सिया, तो बन गया है यूरेशिया। तो आप लोग इससे याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और विषुवत रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि किस महाद्वीप से जो है तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि भूमध्य रेखा भी, कर्क रेखा और मकर रेखा। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका में। उसका नाम क्या है? तो सहारा रेगिस्तान। ठीक है, विश्व की जो सबसे लंबी नील नदी भी क्या हो अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो कई सारे पॉइंट जो है अफ्रीका महाद्वीप से बन सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। अगले पॉइंट के तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है यूरोप के बारे में। तो यूरोप यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक रेखा इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है? तो यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं उत्तर अमेरिका। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका, इसका अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत के दक्षिण की ओर फैली है और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी आपको याद रखना है। ठीक है, छठवां जो है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरा तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और यह चारों तरफ से महासागरों से तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है अंटार्कटिका के बारे में। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है और यह हमेशा मोटी बर्फ के परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के यहाँ पर क्या स्थित हैं? तो शोध केंद्र स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ स्थित हैं। उसके नाम मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री जो है कि किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपके अंटार्कटिका में स्थित हैं। ठीक है, तो जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यानी जो पृथ्वी का जलमंडल है उसी की वजह से पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी का 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है, 29% भाग स्थल है। और जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर भी हैं, नदियाँ भी हैं, झीलें भी हैं, हिम नदियाँ भी हैं, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी क्या हैं? सम्मिलित हैं।
चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला जो चैप्टर है, तो चैप्टर देखिए, नहीं चैप्टर से पहले कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो उस पॉइंट को देख लीजिए। तो महासागरों में 97% भाग पर खारा जल पाया जाता है, यानी महासागर हैं जितने, उसमें 97% जो पानी है वो खारा होता है। केवल 3% ऐसा पानी है जो पीने योग्य है। तो यह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है, यानी अब तो पानी पीने योग्य नहीं है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमि का जल के रूप में पाया जाता है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं और यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल जो है कि हमेशा क्या होता है, तो गतिशील होता है, ये बात आप लोग याद रखना है। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं, एक तरंग है, दूसरी ज्वार भाटा और तीसरी महासागरीय धाराएं। तो महासागर के बारे में देख लेते हैं। तो प्रशांत महासागर के बारे में, तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अगला जो पॉइंट है, अटलांटिक महासागर विश्व का जो सबसे दूसरा बड़ा महासागर है और अंग्रेजी भाषा के एक्स अक्षर के आकार का है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो महासागर है अंग्रेजी भाषा के एक्स अक्षर के आकार का है। तो इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर के तट रेखा दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हिंद महासागर के बारे में, तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है और यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया स्थित है। चौथा पॉइंट है कि दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर फैला हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है और तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों तरफ फैला है और यह प्रशांत महासागर से सिसले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ जाते हैं अगला जो मंडल है आपका वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल में देख लेते हैं, तो हमारे क्या है, तो हमारी पृथ्वी जो है गैसों की एक परत से क्या हुई है, घी हुई है चारों ओर से, जिसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है और यह हमें वायु प्रदान करती है जिससे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। यह वायुमंडल सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों से क्या करता है, तो बचाता है और वायुमंडल जो है 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, आपको ये भी बात याद रखना है। और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। तो वो परतें कौन कौन सी हैं, तो इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल जो है मुख्यतः आयतन के अनुसार अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है कि हमारे वायुमंडल में 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% और आर्गन की बात करें तो 0.093% और अन्य जो है सभी गैसें जो हैं 0.04% जो हैं। तो ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन जो है प्राणियों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री जल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वह तेजी से क्या होता है, घटता जाता है। अगला जो पॉइंट है कि आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण ही सांस लेने में कठिनाई होती है और ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। बिल्कुल बात सही है, जो पर्वतारोही होते हैं जो पर्वतों पर चढ़ते हैं तो अपने साथ जो है गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं जो इसमें ऑक्सीजन भरा होता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है और वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अगला पॉइंट देखिए जीवमंडल के बारे में। तो जीवमंडल क्या है, तो जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, इसीलिए इसको जीवमंडल भी कहा गया है। तो जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, प्रभावित करते रहते हैं। उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप।